जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। बहुत समय से हमारे दर्शक पूछ रहे थे ग्रहण कब लगेगा पंडित जी, पहला ग्रहण कब है। आज हम बताने जा रहे हैं कि इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। तो पूर्णिमा पर कब लग रहा है, क्या डेट रहेगी, क्या समय रहेगा, भारत में कितना प्रभाव रहेगा, सूतक कब से कब तक रहेगा और किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नियम हैं ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गर्भवती माताएं बहनें विशेष रूप से किन बातों पर ध्यान दें, किन चीज़ों से बचें, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वो ऑथेंटिक होती है। कोई भी इधर उधर की झूठी खबरों को हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना बढ़ावा देते हैं, ना कभी अपने यहाँ पर चलाते हैं। जो सही जानकारी पंचांग में लिखी होती है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमों अनुसार जो होती है, वही जानकारी हम यहाँ पर आपको प्रदान करते हैं। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान शंकर आपकी ग्रहण के दुष्प्रभावों से अवश्य ही रक्षा करेंगे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, इस साल का जो प्रथम ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ग्रहण यूं तो एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु उसका जो प्रभाव है ना, वो पृथ्वी पर भी उतना ही होता है। हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग, सभी ने हमें बचपन से ही सिखाया पढ़ाया है कि हमें ग्रहण के समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ मिथ थे जिनको विज्ञान के द्वारा दूर भी कर दिया गया है, पर कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनको आज भी माना जाता है, आगे भी माना जाता रहेगा, क्योंकि इनको माना जाना चाहिए। तो हम उन नियमों की चर्चा करेंगे पहले कि आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं। गर्भवती माताएं बहनें जो हैं वो क्या सावधानी बरतें, कैसे ये जो ग्रहण है ये घटित होता है, विज्ञान क्या कहता है और धर्मशास्त्र क्या कहता है। तदुपरांत ग्रहण के सूतक की बात होगी, ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा ये बात होगी। देखिए, ग्रहण जो है, जैसा हमने बताया कि वैज्ञानिक दृष्टि से एक खगोलीय घटना है और आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक आध्यात्मिक घटना है। इसके बारे में आपको बताते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि धार्मिक मान्यताएं जो हैं कि जब अमृतपान हुआ था, अमृतपान कब, जब समुद्र मंथन हुआ उससे अमृत निकला तो अमृत कलश को देख के सभी उसके पीछे भागे। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने वहाँ मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी के रूप को धारण करके उन्होंने सबको अपने मोह जाल में फंसा लिया। तब भगवान विष्णु ने इस प्रकार से कहा कि देवता और दानव दोनों अलग अलग पंक्तियों में बैठेंगे और उनको वो स्वयं अमृतपान कराएंगी। इसके पीछे प्रयोजन ये था कि भगवान श्रीहरि नहीं चाहते थे कि दानवों को भी अमृतपान हो, इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले देवताओं को अमृतपान कराया जाएगा, उसके बाद राक्षसों को। अब क्योंकि वो मोहिनी रूप में थे, इसीलिए राक्षस मोहित हो गए और उन्होंने उनकी बात को मान लिया। जैसे ही मोहिनी रूपधारी भगवान श्रीहरि ने देवताओं को अमृतपान कराना आरंभ किया तो दानवों में से एक स्वर भानु नाम का राक्षस मोहिनी की चाल को समझ गया और वह चुपचाप देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। इस बात की जानकारी सूर्यदेव और चंद्रदेव को हो गई। उन्होंने इसके बारे में भगवान विष्णु को जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में उस असुर का सिर काट दिया था, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उसके मुंह में चले जाने के कारण वह मरा नहीं, बल्कि दो भागों में बट गया और दो भागों में बटकर भटकने लगा। सिर का भाग राहु और धड़ का भाग केतु कहलाया। इसीलिए राहु केतु हमेशा ही उल्टी चाल चलते हैं और आमने सामने होते हैं। इसकी जानकारी यदि आप कभी अपनी कुंडली देखेंगे तो उससे पता लगेगा। जहां राहु बैठा होगा ठीक उसके सामने ऑपोजिट में केतु बैठा होगा। ये आपकी कुंडली में सदा आमने सामने ही आपको विराजमान होंगे। सूर्य और चंद्रमा ने स्वर भानु असुर का भेद भगवान विष्णु को बता दिया था। इसीलिए ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए राहु इनको निगल जाता है, लेकिन धड़ रहित होने की वजह से सूर्य और चंद्रमा कुछ समय बाद ग्रहण से मुक्त हो जाते हैं। एक धार्मिक दृष्टिकोण है जिसी के आधार पर कहा जाता है कि ग्रहण के समय यदि चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा संकट में है और सूर्य ग्रहण है तो
सूर्य देव को संकट में जाना जाता है, समझा जाता है। अब बताते हैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अधिक व्यापक है। वैज्ञानिक रूप से यदि देखा जाए तो विज्ञान कहता है कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ऐसी अवस्था में चंद्रमा पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, और कई बार ऐसा होता है कि ये आंशिक रूप से पड़ती हैं, आंशिक रूप से नहीं पड़ती। ये जो दोनों स्थितियां हैं, ये ही चंद्र ग्रहण कहलाती हैं। जब पृथ्वी पूर्ण रूप से ऐसे सामने आ जाए सूर्य के, जिससे कि चंद्रमा पर बिल्कुल भी प्रकाश ना पड़े, तो उससे पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और जब आंशिक रूप से ढका जाता है तो आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस अवस्था में सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि चंद्रमा की वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता। वो सूर्य ग्रहण की अवस्था होती है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लिया जाता है चंद्रमा के द्वारा और बिल्कुल भी प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता। आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसमें कुछ भाग को ढका जाता है, कुछ भाग से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। और एक होता है वलयाकार, रिंग ऑफ फायर। इसमें चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के सामने आता है कि सूर्य की जो आउटर लेयर होती है, बाहर की जो सतह होती है, वो एक रिंग के आकार की दिखाई देती है। चमकीली लाल रंग की रिंग बन जाती है, इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये 3 प्रकार के ग्रहण होते हैं। अभी जो सूर्य ग्रहण हुआ था 2024 का, जो अंतिम सूर्य ग्रहण था, वो वलयाकार सूर्य ग्रहण ही था। और जो आने वाला चंद्र ग्रहण है वो आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा पर होता है और सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या पर होता है। इनमें एक और भेद ये है कि जो सूर्य ग्रहण है उसका सूतक ग्रहण से 12 घंटे पहले आरंभ होता है, और चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले आरंभ होता है। ग्रहण का समय सभी का अलग अलग होता है। कुछ ग्रहण 5-6 घंटे लंबे भी होते हैं, कुछ 2-3 घंटे में समाप्त हो जाते हैं। ये थी जानकारी कि जो ग्रहण है वो क्यों घटित होते हैं, धार्मिक मान्यता क्या है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। अब बात करते हैं कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे हमें ग्रहण का समय व्यतीत करना चाहिए। ग्रहण जब आरंभ होता है उससे कुछ समय पहले सूतक लगता है। जैसे सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले सूतक लगेगा, और यदि चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले सूतक लगेगा। सूतक लगने से पहले हमें कुछ सावधानियां आरंभ करनी होती हैं। सूतक लगने से पहले ही आपके खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उसमें आपको कुश, जिसे कुशा कहा जाता है, वो डाल देनी चाहिए। एक प्रकार का तंतु होता है। आप कभी भी अगर हमारे कार्यालय आएंगे, मंदिर में आएंगे हमारे, तो आपको मिल जाएगा। आप अपने नज़दीकी मंदिर से जाके ला सकते हैं, वहाँ आपको यह मिल जाता है। कुशा का एक छोटा छोटा पार्ट जो है वो आप सभी खाद्य सामग्री में डाल दीजिए। एक हिस्सा उसका डाल दीजिए आटे के ड्रम में, बाकी जो चावल, चीनी आदि के जो भी आपके बॉक्सेस हैं, जहाँ भी आप रखते हैं खाने पीने का सामान, उस सभी जगह पे आपको कुशा रख देनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में भी आपको कुशा डाल देनी चाहिए। सूतक आरंभ होने से पहले ये काम आपको करना चाहिए। अब सवाल आता है जी क्यों कुशा, क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुशा के अंदर एक विशेष गुण विद्यमान है। विद्यमान क्या गुण है? वो ये है कि कुशा जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है या हानिकारक जीवाश्म होता है ना, उसको सोख लेती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, और वहाँ हानिकारक जीवाश्म या नेगेटिव एनर्जी उस पर एकत्र हो जाती है, कुशा पर एकत्र हो जाती है। ये उसके अंदर गुण है। कुशा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे सनातन संस्कृति को मानने वालों को पता होगा कि पूजा पाठ में कुशा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तर्पण आदि कार्यों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हवन आदि कार्यों में भी कुशा का प्रयोग होता है। तो कुशा आपके लिए बहुत उपयोगी है। दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोग कहेंगे जी कुशा तो हर जगह मिल नहीं सकता, तो क्या करें? उस अवस्था में आप तुलसी का पत्ता सभी जगह डाल सकते हैं। तुलसी का पत्ता तो सभी जगह मिल ही जाता है, तुलसी दल मिल जाएगा। आप तुलसी का पत्ता सभी स्थानों पर रख दीजिए, जिससे कि आप वो हानिकारक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, या आप कहें कि हानिकारक जीवाश्म से बच सके।
अब बात आती है ये हानिकारक जीवाश्म क्या है, कब उत्पन्न होता है, क्यों ग्रहण के समय ही ये सावधानी क्यों। देखिए, आप में से बहुत सारे जो विद्वान गण हैं वो जानते होंगे कि जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं तो वो बहुत से हानिकारक जीवाश्म को समाप्त कर देती हैं सूर्य की गर्मी से। लेकिन जब सूर्य की तपिश या सूर्य की गर्मी या सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, उस समय आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि फंगस जिसे हम कहते हैं वह भी उसी समय उत्पन्न होती है जब सूर्य की किरणें आपके पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। तो जो फंगस है वो तो एक बड़ा रूप होता है। ऐसे बहुत से सूक्ष्म रूप हैं जीवाणुओं के जो हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वो वायुमंडल में उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है। तो जो हानिकारक जीवाश्म है ना, वो आपके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं, आपको नई नई बीमारियां दे सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं। तो इसीलिए उन हानिकारक जीवाश्म से बचने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण या धार्मिक दृष्टिकोण जो है, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे, वो ये कहते थे कि जी अभी तो सूर्य ग्रहण है, सूर्य देव को राहु निगलने वाला है, तो देखिए सूर्य ग्रहण इतनी पीड़ा में होंगे, हमारे देवता इतनी पीड़ा में हैं और हम भोजन कर रहे हैं, ये कैसे उचित है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वो इसलिए क्योंकि इस समय कुछ हानिकारक जीवाश्म वायुमंडल में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, सामग्री है, उसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो दृष्टिकोण है इनको हमें मानना चाहिए। तो आपने कुशा डाल देनी है। इससे क्या होगा कि जो भी हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न होगा या जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो उस कुशा पर एकत्र हो जाएगी और ग्रहण का जो प्रभाव है उस खाने की वस्तु पर नहीं पड़ेगा। अब जो हमारे घर के पारिवारिक जन हैं, हम लोग हैं, हमें ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान जो ग्रहण का समय होता है उसमें बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए। अब क्योंकि सूतक का समय बहुत लंबा होता है, 12 घंटे या 9 घंटे, उसमें बिना खाए पिए रहना संभव नहीं है, तो उसमें आप खा पी सकते हैं। परंतु ग्रहण का जो समय होता है ना, जिस समय ग्रहण लग रहा होता है, चाहे वो 2 घंटे का हो चाहे 4 घंटे का, उस ग्रहण के समय में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अन्यथा उस खाने पीने के माध्यम से वो हानिकारक जीवाश्म हमारे पेट में जा सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप ना खाएं। जो भी खाना पीना करना है वो आप ग्रहण के आरंभ होने से पहले ही कर लें तो सर्वोत्तम माना जाता है। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं या जो बुजुर्ग हैं जो अधिक समय तक भूखे नहीं रह सकते, उनको आप भोजन दीजिए, लेकिन उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सावधानी बरतते हुए खाएं। ग्रहण के समय तो बिल्कुल ना खाएं, हाँ बाकी जो समय है, सूतक का समय है, उसमें खाएं तो सावधानी बरतते हुए खाएं। और यदि ग्रहण बहुत लंबा है, 6 घंटे लंबा ग्रहण है, तो गर्भवती माताओं बहनों को अधिक भूखा नहीं रखा जा सकता। उस अवस्था में वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, खाद्य सामग्री ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन सावधानी बरतें, साफ सफाई का ध्यान रखें और सावधानी बरतते हुए साफ सफाई के साथ अपना भोजन ग्रहण करें। सलाह तो यही दी जाती है कि ग्रहण के समय खाने से बचना चाहिए, परंतु यदि भूख लगी हो और खाना आवश्यक हो तो भगवान शंकर का नाम लेते हुए आप भोजन ग्रहण करिए। शंकर भगवान आपकी सदा रक्षा करेंगे। जो सामान्य जन हैं उन्हें इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण को यदि देखते हैं तो वह आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए ग्रहण को देखने से बचना चाहिए। विज्ञान भी इसको बोलता है और हम पहले भी कहते आए हैं कि ग्रहण को कभी भी नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि किसी भी प्रकार का हानिकारक जीवाश्म, नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। इसलिए सलाह हमेशा यही दी जाती है, जब ग्रहण चल रहा हो तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए, घर पर रहना चाहिए। अब क्योंकि आज के समय रोजगार का समय होता है, कार्यालय का समय होता है, पहले तो सिर्फ सुबह सुबह ऑफिस होते थे, आजकल 24 घंटे काम चलते हैं। किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है, कोई इवनिंग में जा रहा है, तो इन कामों को तो नहीं रोका जा सकता। इसमें सलाह ये देते हैं कि आप सावधानी बरतते हुए जाइए, सावधानी बरतते हुए आइए। प्रयास कीजिए कि जब ग्रहण का समय हो उस समय या तो घर में रहें या तो ऑफिस के अंदर रहें। विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको अधिक सुरक्षित रहने की आवश्यकता होती है। उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि उन्हें कैसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है। सामान्य जन को इस प्रकार से रहना चाहिए जो बताया जा रहा है कि आप घर पे रहें या ऑफिस के अंदर रहें। प्रयास करें जितना कम हो सके
आप ग्रहण के समय बाहर निकलें। ग्रहण के समय आपको अपने मंदिर के पर्दे भी बंद रखने होंगे। आप देखेंगे कि जब भी कभी कोई ग्रहण का समय होता है उस समय आरती भी नहीं होती है। आरती आदि के जो कार्य हैं या भोग लगाने के कार्य हैं वो ग्रहण के पहले ही कर लिए जाते हैं। यदि सूतक भी लग गया है तो 12 घंटे पहले ही मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो आप अपने घर में जो मंदिर हो उसमें भी इसी नियम को अपनाएं। ग्रहण आरंभ होने से पहले जब सूतक लगे तभी आपको अपने मंदिर के पर्दे कर देने हैं। यदि आप चाहते हैं कि मंदिर में आरती करनी है, भोग लगाना है, तो जो भी कार्य है वो सूतक लगने से पहले ही पूर्ण कर लिया जाए, अन्यथा ग्रहण समाप्त होने के बाद किया जाएगा। सूतक लगने के बाद से और ग्रहण के दौरान तक कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता है। आपको मंदिर के पर्दे बंद रखने चाहिए। सूतक जब समाप्त हो जाए तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जैसे आप करते हैं उसी समय मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव कीजिए, पर्दे खोलिए, भगवान को स्नान आदि कराइए, चंदन आदि लगाइए। यदि ग्रहण जो है रात्रि को 2 बजे 3 बजे पूर्ण हो रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रि को होता है, तो उस अवस्था में आप अगले दिन की जो सुबह होती है उसको नित्य कर्म के अनुसार कीजिएगा और तभी आप भगवान को भोग आदि लगाइएगा। ग्रहण के दौरान मंदिर आदि में भी किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जो है वो वर्जित बताई गई है, वर्जित होता है। मंदिर भी इसी समय में बंद रखे जाते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद साफ सफाई करने के बाद आप स्नान आदि करके और उसके बाद भोजन बनाएं, शुद्ध भोजन बनाएं, ताज़ा भोजन बनाएं और वह ताज़ा भोजन ग्रहण करें, वो सर्वोत्तम होता है। प्रयास करें जिस दिन ग्रहण हो उस दिन बना के खाना ना रखें। ग्रहण से पहले कुछ लोग बना के रख लेते हैं, वो उत्तम नहीं है। इससे क्या होता है कि जो खाना बना हुआ रखा है उसमें हानिकारक जीवाश्म पनपने की या जाने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए यदि संभव हो तो ग्रहण से पहले भोजन बना के ना रखें, ग्रहण के बाद ही भोजन बनाएं आप, खाना बनाएं आप, और जितना हो सके आप ताज़ा भोजन ग्रहण करें, रखा हुआ भोजन ग्रहण ना करें। और जो कुशा आपने सभी खाद्य सामग्रियों में डाली थी उस कुशा को एकत्र कीजिए, वहाँ से हटाइए और उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, जिससे कि जो हानिकारक जीवाश्म उस पर एकत्र हुआ है वो बाहर चला जाएगा। आप अपने खाने की वस्तुओं को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये थी सावधानियां जो आपको घरों में रखनी है ग्रहण के समय, ग्रहण से पहले और ग्रहण पूर्ण होने के बाद क्या करना है। अब विशेष रूप से बात आती है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें क्या नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है। उसके बाद बताते हैं कि ग्रहण का प्रभाव कहाँ कहाँ रहेगा, कब रहेगा, कितना रहेगा और सूतक कब से कब तक रहने वाला है। देखिए, गर्भवती माताओं बहनों के लिए जो ग्रहण होता है वो अधिक चिंताजनक बताया गया है, परंतु हमारी सलाह यहाँ पर ये होती है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण में डर जैसा कुछ नहीं है। बहुत समय से, पुराने समय से ही लोग डराते आए हैं गर्भवती माताओं बहनों को कि बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। देखिए, नुकसान बहुत कम होने की संभावना होती है पर डर अधिक पैदा कर दिया गया है। तो आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप शांत रहिए, चिंता मुक्त रहिए, पर सावधान रहिए, सावधानी रखिए, सावधानी बरतिए। सावधानियां आपको बताते हैं क्या क्या। देखिए, जो कहा जाता है वो ये कि आपको इस समय कटाई बुनाई का काम नहीं करना है। चाकू छुरी आदि जो शार्प चीज़ें हैं, तीखी चीज़ें हैं, तेज धार वाली जो चीज़ें हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की क्षति ना हो, हानि ना हो, कट आदि ना लग जाए। ये जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो चुभ सकती हैं या किसी प्रकार से खून निकल सकता है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। ग्रहण के समय में आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जितना हो सके आप भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति कैसे? आप भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं या शिव चालीसा का पाठ कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि के किसी के भी भजन सुन सकती हैं। धार्मिक पुस्तकें यदि आपके पास हैं तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकती हैं। आप रामायण पढ़ सकती हैं, गीता पढ़ सकती हैं। जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो धार्मिक में वह आप पठन कर सकती हैं या आप सुन सकती हैं। आप मंत्रों का जाप आदि भी कर सकते। इस प्रकार से आपको ये ग्रहण का समय व्यतीत करना चाहिए। ग्रहण के समय में आपको सोना नहीं होता है, ये आप सावधानी रखिएगा। ग्रहण जब भी होना तो प्रयास करें कि आप निद्रा में ना जाएं। ऐसी मान्यता के आधार पर मैं बता रहा हूं, इसका वैज्ञानिक साक्ष्य मेरे पास नहीं है, तो मैं कभी भी किसी चीज़ को ना तो डिनाई करना चाहता हूं, मैं अपना पक्ष सामने रखना चाहता हूं कि इसमें मेरा पक्ष कुछ भी, मैं न्यूट्रल हूं। इसको जो मानना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मानना चाहिए वो माने, जो नहीं मानना चाहते वो ना माने।
प्रयास ये करें कि सावधानी बरतें। ऐसे समय में आपको सोना नहीं चाहिए, जो अभी तक बताया जाता रहा है कि इस समय में आप भगवान की भक्ति कीजिए, निद्रा में ना जाइए, आंखें बंद करके सोइए नहीं। आप लेट सकते हैं, क्योंकि 6 घंटे का यदि ग्रहण है तो 6 घंटे तक गर्भस्थ अवस्था में आप बैठ के नहीं रह सकते, परेशानियां होने लगती हैं, तो आप थोड़ा लेट सकते हैं, परंतु निद्रा में ना जाइए, सोए नहीं, इसके लिए मनाही कही गई है। भगवान की भक्ति करें, भगवान का ध्यान करते हुए इस समय को व्यतीत करें। ग्रहण के बाद में जो विधि बताई गई है उसके अनुसार आप उसको पूर्ण करें। जो महिलाएं इस समय कार्यरत होती हैं, कार्यालय जाती हैं, वो थोड़ा सावधानी बरतें, आते जाते समय सावधानी बरतें। ग्रहण के समय ऑफिस में ही रहें या घर से बाहर ना निकलें, ये प्रमुख रूप से सलाह दी जाती है कि आप बाहर कहीं भी ऐसे स्थान पर ना रहें, सदा सुरक्षित स्थान पर ही रहें। ग्रहण के समय में एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जहां पर हो, वहीं पर आपको यह समय व्यतीत करना चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को इस प्रकार की सावधानी बरतते हुए यह समय व्यतीत करना है। अब बात करते हैं कि जो ग्रहण है वो कहां कहां दिखाई देगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, सूतक का समय क्या रहेगा। देखिए, हमने जो पंचांग देखा है तो पंचांग के अनुसार इस साल का 2025 का जो पहला ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण होगा। और ये जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, ये लगने जा रहा है पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को साहब? ये लगने जा रहा है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण रहेगा और ये कोई छोटा मोटा ग्रहण नहीं है। ये ग्रहण लगने जा रहा है 6 घंटे और 20 मिनट का। जी, चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है फाल्गुन पूर्णिमा को। 6 घंटे और 20 मिनट का ग्रहण रहेगा। ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, भारत में कहाँ दिखाई देगा, इसके बारे में आपको बात करेंगे। और फाल्गुन पूर्णिमा कब है? फाल्गुन पूर्णिमा है साहब 14 मार्च को। 14 मार्च को सुबह 9:29 से ग्रहण आरंभ हो रहा है और दोपहर को 3:29 पर समाप्त होगा। तो ये 6 घंटे लंबा ग्रहण होगा। 9 से और 3 6 घंटे का ग्रहण है, 6 घंटे 20 मिनट का नहीं है, क्षमा कीजिएगा। 6 घंटे लंबा ये चंद्र ग्रहण रहेगा। और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है ना साहब, वो लगता है 9 घंटे पहले। सूतक काल चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले लगता है। इस प्रकार से इसका जो सूतक है तो ये 12:29 से सूतक लग जाएगा। जी, जैसे ही 14 मार्च लगेगी रात्रि को 12:29 तभी से चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा और 9:29 पर ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो 3:29 तक रहेगा। नासा के अनुसार, जो नासा ने जानकारी दी है, तो नासा के अनुसार ये जो ग्रहण है ये कहाँ कहाँ देखा जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नासा की वेबसाइट से भी हमने जानकारी ली है और उनके अनुसार 2025 का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न अफ्रीका में देखा जा सकेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत की, तो भारत क्योंकि एशिया में आता है और एशिया में इस ग्रहण का कोई प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा है और ये भारत में ग्रहण जो है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण जिस समय लग रहा है ना उस समय भारत में सुबह हो चुकी होगी। 9 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है, 9:30 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है। तो 9:30 बजे सुबह होती है, तो चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में बन ही नहीं सकता सुबह के समय में। हाँ, सूतक काल जब आरंभ होगा उस समय भारत में रात्रि होगी, परंतु सूतक काल कहाँ लागू होता है? जब ग्रहण होता है। अब क्योंकि भारत में जो ग्रहण है वो लगने नहीं जा रहा है, जब ग्रहण का समय होगा तो भारत में तो दिन होगा, इसीलिए वो जो सूतक काल है वो भी भारत में लागू नहीं होगा। तो आपको ग्रहण को लेके बहुत अधिक सजग रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रहण है पहला चंद्र ग्रहण, इस साल जो पहला ग्रहण लगने जा रहा है वो चंद्र ग्रहण होगा और वो भारत में दिखाई नहीं देगा। दूसरा, ये दिखाई देगा फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को। तो ये थी जानकारी ग्रहण से संबंधित कि पूर्णिमा पर ग्रहण है और कहां कहां दिखाई देगा। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखेंगे तो भगवान शंकर आपको सदा सुरक्षित रखेंगे, ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे। ये जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आप सही जानकारी प्राप्त करते रहें, क्योंकि ये वो चैनल है जो सदा आपको सही जानकारियां प्रदान करता है। झूठी खबरें प्रचारित प्रसारित करने का काम हम नहीं करते हैं। देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान सब पर कृपा करें। जय भोलेनाथ।